नमस्कार। सुन लो यूपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 8 अगस्त 2025 और हम यूपीएससी करंट अफेयर्स के कुछ बेहद जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा में न्यायपालिका के भीतर एक अभूतपूर्व स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में भारत की नई चुनौतियां और कुछ अहम नीतिगत बदलाव शामिल हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से इन मुद्दों की गहराई को समझना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉट फॉर द डे, दिन का विचार। चर्चा शुरू करने से पहले आज के थॉट फॉर द डे पर बात करते हैं। आज का विचार विकास की प्रकृति और धैर्य के गुण पर है। द नेचर ऑफ ग्रोथ एंड द वर्च्यू ऑफ पेशेंस। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है ना? जैसे एक देश का विकास होता है धीरे धीरे चुनौतियों के साथ, वैसे ही यूपीएससी की तैयारी भी है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। इसमें धीमी गति होगी, मुश्किलें आएंगी, अनएक्सपेक्टेड बाधाएं भी होंगी। जैसे आज की खबरों में हम देखेंगे, आर्थिक मुश्किलें हैं, कूटनीतिक दबाव है, संस्थाओं के बीच टकराव है। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं तैयारी की चुनौतियों जैसा है। कोई मुश्किल सब्जेक्ट, मॉक टेस्ट में कम स्कोर, सेल्फ डाउट, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। तो मुख्य संदेश क्या है? शायद यही कि प्रक्रिया पर भरोसा रखें। ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चुनौती, हर मुश्किल एक सबक है। और सबसे जरूरी है आंतरिक शांति और स्थिरता, इनर पीस एंड स्टेबिलिटी। अपने मन को मैनेज करना, ये सबसे बड़ी ताकत है। लगातार शांत रहकर अपना काम करते रहना, कंसिस्टेंट काम एक्शंस, इसी से मजबूती बनती है। हर किसी की यात्रा यूनिक होती है। सही कहा। यूपीएससी की तैयारी हो या जीवन, हर कदम आपको कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार कर रहा है। पेशेंस और परसिवरेंस, यही कुंजी है। मेजर इश्यूज, मेंस फोकस। गहन विश्लेषण 1, जीएस पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑन ट्रायल, न्यायिक स्वतंत्रता कसौटी पर। चलिए अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर। जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका में एक अपूर्व टकराव की स्थिति बनी, अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल ऑर्डर, और उसके बाद जो हुआ। हाँ, इसकी शुरुआत हुई अगस्त 4, 2025 को। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक आदेश पारित किया। मामला क्या था? मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस प्रशांत कुमार से जुड़ा था। उन्होंने एक सिविल कमर्शियल डिस्प्यूट यानी एक दीवानी वाणिज्यिक विवाद में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी आपराधिक कार्रवाई की अनुमति दे दी थी। और सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश सही नहीं लगा। सही नहीं लगा, ये तो बहुत माइल्ड एक्सप्रेशन होगा। एससी बेंच ने एचसी के तर्क को वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट एरोनियस ऑर्डर्स कहा, मतलब सबसे खराब और सबसे खराब आदेशों में से एक, और इसे मॉकरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय का माहौल तक कह दिया। ये तो बहुत कड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल, और बात यही नहीं रुकी। एससी बेंच ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन जारी किया। निर्देश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कि वो जस्टिस कुमार से उनके बचे हुए न्यायिक कार्यकाल के लिए सारे क्रिमिनल केसेस वापस ले लें। सारे क्रिमिनल केसेस? ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जस्टिस कुमार को एक सीजन्ड सीनियर जज यानी एक अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ डिवीजन बेंच में बिठाया जाए। ये निर्देश अपने आप में बहुत असाधारण था, अनप्रेसिडेंटेड। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? यहीं से मामला और गरमाया। अगस्त 7, 2025 को इलाहाबाद एचसी के 13 जजों ने अपने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक पत्र लिखा। 13 जज? क्या कहा उन्होंने पत्र में? उन्होंने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के इन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस को ना मानने पर विचार करने के लिए एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। ये न्यायपालिका के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि एचसी के इतने सारे जज एससी के प्रशासनिक निर्देश के खिलाफ खुलकर सामने आए। इसे न्यायपालिका के भीतर एक अभूतपूर्व विरोध कहा जा सकता है। ये तो वाकई गंभीर स्थिति थी, जुडिशरी के भीतर ही टकराव। फिर क्या हुआ? मामला फिर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बीआर गवई तक पहुंचा। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा, इंस्टीट्यूशनल अनीज यानी संस्थागत असहजता को स्वीकार किया। उन्होंने संबंधित एससी बेंच से बात की। अच्छा, तो सीजेआई का इंटरवेंशन हुआ? हाँ, और उनके हस्तक्षेप के बाद एससी बेंच मामले पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गई। यह पुनर्विचार आज यानी अगस्त 8, 2025 को होना तय हुआ। तो एक तरह से तत्काल संकट टल गया, लेकिन इसने कई बड़े संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सवाल है वो? कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। सबसे बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बीच का संबंध।
जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यानी न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन का सवाल। इसको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के संदर्भ में समझते हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है? भारत का संविधान एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम यानी एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की क्या बाइंडिंग फोर्स होती है? यहीं पर आर्टिकल 141 आता है, अनुच्छेद 141। इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। ठीक है, और कोई रेलेवेंट आर्टिकल? हाँ, आर्टिकल 144, अनुच्छेद 144 ये कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, सिविल और जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। All authorities, civil and judicial, shall act in aid of the Supreme Court. न्यायिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और हाई कोर्ट्स को स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज माना जाता है। वो एससी के एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट्स यानी प्रशासनिक अधीनस्थ नहीं है। ये अंतर महत्वपूर्ण है, एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर मास्टर ऑफ द रोस्टर का सिद्धांत आता है। यह सिद्धांत कहता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह एकमात्र विशेषाधिकार, सोल प्रेरोगेटिव है कि वो बेंचों का गठन करें और मामलों का आवंटन करें। तो एससी का जो निर्देश था कि जस्टिस कुमार से क्रिमिनल केसेस ले लिए जाएं और उन्हें किसी और बेंच में बिठाया जाए, वो इस मास्टर ऑफ द रोस्टर सिद्धांत का उल्लंघन माना गया। एग्जैक्टली यही इलाहाबाद एचसी के 13 जजों के पत्र का एक मुख्य आधार था। उनका मानना था कि एससी ने एचसी के चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप किया है। एक और आर्टिकल का जिक्र हो रहा था, आर्टिकल 227। हाँ, आर्टिकल 227, अनुच्छेद 227 ये हाई कोर्ट्स को अपने अधीनस्थ न्यायालयों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर अधीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस देता है। लेकिन ये शक्ति एससी को हाई कोर्ट्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस के लिए नहीं दी गई है। यही 13 एससी जजों का मुख्य तर्क था कि एससी का निर्देश आर्टिकल 227 की भावना के खिलाफ है। तो ये पूरा टकराव, ये स्टैंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाम ऑटोनॉमी का है। हाँ, एससी बेंच के नजरिए से देखें तो उन्होंने अपने आदेश में नोट किया था कि यह संबंधित जज का पहला गलत आदेश नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने समय समय पर कई ऐसे गलत आदेश देखे थे, तो उनकी कार्रवाई एक तरह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लागू करने और न्याय की गुणवत्ता बनाए रखने का एक कठोर, शायद ड्रास्टिक उपाय था। एससी की भाषा, मॉकरी ऑफ जस्टिस, उनकी हताशा दिखाती है। और एचसी जजों का नजरिया? एससी जजों का तर्क था कि ये एचसी की संस्थागत अखंडता, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की रक्षा का सवाल है। उनका विरोध इस संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित था कि एससी की एपिलेट अथॉरिटी यानी अपील सुनने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं बदल सकता। एससी ने रोस्टर मैनेजमेंट पर सीधा आदेश देकर सीमा लांघी। ये एक तरह से न्यायपालिका के भीतर के फेडरल बैलेंस पर प्रहार जैसा था। इस पूरे प्रकरण में सीजीआई की भूमिका काफी अहम रही। फिर निश्चित रूप से सीजीआई गवाही का हस्तक्षेप, तनाव कम करने और एक इंस्टीट्यूशनल कोर्स करेक्शन का क्षण था। उन्होंने एक तरह से न्यायिक परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई। ये न्यायपालिका के इंटरनल सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म का भी एक उदाहरण है। तो इस पूरी घटना के भारतीय न्यायपालिका के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या बड़े सबक हैं? पहला, ये घटना हमारे सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के डिजाइन में एक फंडामेंटल फ्रिक्शन पॉइंट को उजागर करती है। एक तरफ हायरार्किकल एपेलेट बॉडी एससी है, दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एचसीज। इनके बीच का संतुलन नाजुक है। दूसरा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बहस तेज होगी। सवाल उठेगा कि गलतियों को सुधारने के उपाय जुडिशियल ऑर्डर से आने चाहिए या फिर स्थापित आंतरिक तंत्र, इन हाउस मैकेनिज्म से। ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और संवैधानिक रूप से साउंड प्रक्रियाओं की जरूरत महसूस होगी। और हाईकोर्ट्स की स्वतंत्रता का क्या? ये बात फिर से स्थापित हुई कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एससी के लिए नहीं, हाईकोर्ट्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है। उनकी स्वायत्ता बनी रहनी चाहिए। ये घटना एक रिमाइंडर है। काफी जटिल और महत्वपूर्ण मामला है ये, जुडिशरी की फंक्शनिंग और इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ। 2 GS पेपर 2, IRGS पेपर 3, इकोनॉमी, US टैरिफ्स, रशियन ऑयल एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइटरोप, अमेरिकी टैरिफ, रूसी तेल और भारत की रणनीतिक रस्साकशी। चलिए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था की तरफ। GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रेलेवेंट। यहाँ भी एक बड़ी खबर है, US ने भारत पर टैरिफ्स लगाए हैं। हाँ, अगस्त 6, 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने
भारतीय वस्तुओं पर एडिशनल 25% टैरिफ यानी अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने की घोषणा की। इससे भारत से आने वाले सामानों पर कुल टैरिफ लगभग 50% तक पहुंच गया है। ये एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, यूएस ने इसका ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या दिया है, आधिकारिक कारण? आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि ये कदम भारत द्वारा रशियन फेडरेशन ऑयल यानी रूसी संघ के तेल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात के कारण उठाया गया है। यूएस का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद मिल रही है। रूसी तेल का आयात, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल। ये घोषणा ठीक उस समय हुई जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मॉस्को में थे, और उसी दौरान ये भी पुष्टि हुई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2025 के अंत तक भारत का दौरा करेंगे। ये जक्सटापोजिशन, ये विरोधाभास काफी कुछ कहता है। तो क्या ये रूसी तेल वाला कारण सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट, एक बहाना है? असली वजह कुछ और हो सकती है? कई विश्लेषकों का यही मानना है। उनका कहना है कि असली ड्राइवर जो है वो लंबे समय से रुकी हुई इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी उत्पाद और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल उत्पाद के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस दे, मतलब अपने बाजार खोलें। अच्छा, तो ये टैरिफ एक तरह से दबाव बनाने का हथियार है, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का टूल वाली बात है कि रूस से तेल खरीदने वाले दूसरे बड़े देशों जैसे चीन पर अमेरिका ने इसी तरह के प्यूनिटिव टैरिफ्स नहीं लगाए हैं। लेकिन क्या यूएस भारत की सेंसिटिविटीज को समझ नहीं पाया, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर? शायद यही यूएस की तरफ से एक मिसरीडिंग हुई है। कृषि और डेयरी क्षेत्रों का संरक्षण, प्रोटेक्शनिज्म, भारत के लिए एक तरह की रेड लाइन है। इस पर लगभग सभी राजनीतिक दलों में सहमति है। इस मुद्दे पर दबाव डालने से भारत पर पब्लिकली विरोध करने का दबाव बना, जिससे शायद समझौता और मुश्किल हो गया है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया कैसे दी? हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्ड? भारत ने एक तरह से टू प्रोंग्ड रिस्पॉन्स दिया है, डिफायंस और डिप्लोमेसी का मिश्रण। डिफाइंस कैसे? पब्लिक डिफायंस, प्रधानमंत्री मोदी का एक मजबूत बयान आया। उन्होंने सीधे यूएस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि भारत किसानों, डेयरी किसानों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा और इसके लिए भारी कीमत चुकाने को भी तैयार है। ये तो काफी कड़ा संदेश था। क्या विपक्ष का भी यही रुख रहा? हाँ, ये दिलचस्प है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी इन टैरिफ्स को इकोनॉमिक ब्लैकमेल कहा। इस मुद्दे पर एक तरह की राष्ट्रीय सहमति, नेशनल कंसेंसस देखने को मिली, जो आजकल कम ही होता है। ये तो हुआ डिफायंस वाला पहलू। डिप्लोमेसी वाला पहलू क्या था? वो था रूस के साथ स्ट्रेटेजिक डीपनिंग का संकेत। एनएसए डोभाल के मॉस्को बैठक और उसी समय राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की घोषणा को एक डेलिब्रेट सिग्नल, एक जानबूझकर दिए गए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या भारत अमेरिका के जवाब में रूस की तरफ झुक रहा है? नहीं, इसे ऐसे देखना शायद ठीक नहीं होगा। ये रूस की तरफ झुकाव नहीं, बल्कि भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का एक सोफिस्टिकेटेड एग्जीक्यूशन है। भारत ये दिखा रहा है कि वो किसी एक पावर ब्लॉक पर निर्भर नहीं है और उसके पास मजबूत स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। तो इस डिप्लोमैटिक मूव का प्राइमरी ऑडियंस मॉस्को नहीं बल्कि वॉशिंगटन है। बिल्कुल, संदेश साफ है। भारत के पास मजबूत वैकल्पिक साझेदार हैं, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दबाव की रणनीति काम नहीं करेगी, बल्कि उल्टा असर कर सकती है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता का एक व्यावहारिक प्रदर्शन है। इसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? 50% टैरिफ का असर तो पड़ेगा। भारतीय निर्यात, एक्सपोर्ट्स, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टील, मशीनरी जैसे सेक्टर्स में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे डोमेस्टिक मार्केट में भी कंज्यूमर सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। हमने हाल ही में फाडे के ऑटो बिक्री के आंकड़े देखे, उस पर भी बात करेंगे। वो भी कुछ संकेत दे रहे हैं। क्या सरकार को कुछ फिस्कल या मॉनेटरी मेजर्स लेने पड़ सकते हैं? हो सकता है डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट करने के लिए कुछ उपायों की जरूरत पड़ सकती है। और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, क्वाड पर क्या असर होगा? ये क्वाड के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य चीन को संतुलित करना है। अगर अमेरिका अपने एक प्रमुख क्वाड पार्टनर भारत को इस तरह दंडित करेगा, तो इससे क्वाड के भीतर विश्वास, ट्रस्ट कमजोर हो सकता है। ये क्वाड की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े कर सकता है। तो क्या इससे मल्टीपोलैरिटी और ब्रिक्स जैसे समूहों तो बल मिलेगा? हाँ, ये संभव है। अमेरिका की ऐसी यूनिलैटरल कोएसिव मेजर्स यानी
एक तरफा दंडात्मक कार्रवाइयां और भारत जैसी उभरती शक्तियों की प्रतिक्रिया ब्रिक्स जैसे मंचों को मजबूत करती हैं, जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्षधर हैं। हाल ही में पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात भी हुई, ये भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। इकोनॉमिक सॉवरेंटी, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबका संगम है ये। बिल्कुल। और ये आत्मनिर्भर भारत के विजन के लिए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक भी साबित हो सकता है। भारत की प्रतिक्रिया डोमेस्टिक रिजॉल्व और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग एक परिपक्व विदेश नीति को दर्शाती है। देखना होगा कि आगे ये मामला कैसे सुलझता है। 3. GS पेपर 3, इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलॉकिंग द कोस्टलाइन, द कोस्टल शिपिंग बिल 2025, तटरेखा को खोलना, तटीय नौवहन विधेयक 2025। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट, संसद ने कोस्टल शिपिंग बिल 2025 पारित कर दिया है। हाँ, ये 7 अगस्त 2025 को पारित हुआ। राज्यसभा में इसे विपक्ष के विरोध के बीच पारित किया गया, जो बिहार SIR मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। खैर, ये बिल अपने आप में एक लैंडमार्क लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है, एक ऐतिहासिक विधायी सुधार। ऐतिहासिक क्यों? ये किस पुराने कानून की जगह ले रहा है? ये लगभग एक सदी पुराने कॉलोनियल एरा के कानून इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को निरस्त करता है, रिपील करता है। सोचिए, 100 साल पुराना कानून। वाओ! तो इस नए बिल के मुख्य प्रावधान और उद्देश्य क्या है? की प्रोविजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मूल दर्शन फिलॉसफी है कि रेगुलेटरी लैंडस्केप को रिस्ट्रिक्टिव यानी प्रतिबंधात्मक से बदलकर डेवलपमेंटल एंड फैसिलिटेटिव यानी विकासात्मक और सुविधाजनक बनाया जाए। मतलब नियमों को आसान बनाना। हाँ, पहला उद्देश्य है मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। पुराने कानूनों को हटाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस जैसे कि हेग-विस्बी रूल्स के साथ अलाइन करना। हेग-विस्बी रूल्स माल ढुलाई में वाहक की देनदारियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम है। दूसरा उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, व्यापार सुगमता। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि अब भारतीय ध्वज वाले जहाजों, इंडियन फ्लैग शिप्स को तट पर परिचालन के लिए जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ये कंप्लायंस बर्डन को काफी कम करेगा। क्या विदेशी जहाजों को भी अनुमति मिलेगी? फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स। हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। कंपटीशन और वेसल अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए विदेशी ध्वज वाले जहाजों को भी कुछ शर्तों और लाइसेंस के साथ तटीय व्यापार, कोस्टल ट्रेड में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इसमें बार्जेस और MODUs, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स भी शामिल हैं। हालांकि प्राथमिकता भारतीय बेड़े को ही दी जाएगी। और क्या इसमें कोई प्लानिंग का पहलू भी है? बिल्कुल। चौथा, ये बिल एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रावधान करता है। एक नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाएगा। ये 2 साल में तैयार होगा और हर 2 साल में इसे रिवाइज किया जाएगा। इसका लक्ष्य तटीय शिपिंग मार्गों को अंतर्देशीय जलमार्गों, इनलैंड वाटरवेज से जोड़ना है। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने कानून में दंड पेनल्टीज शायद कम रहे होंगे। हाँ, 1925 के एक्ट में दंड बहुत पुराने थे, जैसे मात्र 1000 रुपए तक का जुर्माना। इस नए बिल में अपडेटेड पेनल्टीज का प्रावधान है, जो आज के समय के हिसाब से हैं और निवारक डेटरेंट का काम करेंगे। इसमें एड वेलोरम फाइन्स, मूल्यानुसार जुर्माना भी शामिल हो सकते हैं। अगर हम 1925 के एक्ट और 2025 के बिल की तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या है? मोटे तौर पर देखें तो लाइसेंसिंग, 1925 एक्ट में लाइसेंसिंग व्यवस्था जटिल थी। 2025 बिल में भारतीय जहाजों के लिए लाइसेंसिंग खत्म, विदेशी के लिए सरल। फॉरेन वेसल्स, 1925 एक्ट में विदेशी जहाजों की भागीदारी बहुत सीमित थी। 2025 बिल में शर्तों के साथ अनुमति। लीगल फ्रेमवर्क, 1925 एक्ट पुराना था, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अलग। 2025 बिल आधुनिक है, हेग-विस्बी रूल्स के अनुरूप। प्लानिंग, 1925 एक्ट में एकीकृत योजना का अभाव था। 2025 बिल में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान अनिवार्य है। पेनल्टीज, 1925 एक्ट में अपर्याप्त दंड, 2025 बिल में आधुनिक निवारक दंड। इस बिल का भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है? सिग्निफिकेंस। पहला, ये भारत की ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट देगा। हमारी 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की अपार क्षमता है, जिससे ये बिल अनलॉक करने में मदद करेगा।
ये सरकार के मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स पर क्या असर होगा? ये दूसरा बड़ा फायदा है। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकसित देशों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। कोस्टल शिपिंग यानी तटीय नौवहन सड़क या रेल परिवहन की तुलना में काफी सस्ता और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट विकल्प है। अगर तटीय नौवहन बढ़ता है तो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगी, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स की कंपेटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी क्या ये अहम है? अब तीसरा महत्व ये है, ये बिल भारतीय उद्यमियों के लिए नियमों को सरल बनाकर घरेलू तटीय बेड़े के विकास को प्रोत्साहित करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में सहायक है। एक मजबूत राष्ट्रीय बेड़ा हमारी सप्लाई चेन सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी की जरूरतों के लिए भी आवश्यक है। और जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान बनेगा वो सुनिश्चित करेगा कि ये विकास इंटीग्रेटेड और स्ट्रैटेजिक तरीके से हो। तो ये बिल भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर समुद्री क्षेत्र और लॉजिस्टिक्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंटर्स, अन्य महत्वपूर्ण समाचार। चलिए अब कुछ और जरूरी खबरों पर जल्दी से नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पहली खबर पॉलिटी से है, बिहार से। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया है मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल का। ये 2003 के बाद पहली बार हो रहा है और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। इसमें विवाद क्या है? कंट्रोवर्सी। ड्राफ्ट रोल यानी मसौदा सूची में लगभग 65.6 लाख नाम हटाए गए हैं। इनमें से करीब 22.3 लाख मृत्यु के कारण, 36.2 लाख स्थायी प्रवास या अज्ञात पते के कारण और 7 लाख दोहराव डुप्लीकेशन के कारण हटाए गए हैं। 65.6 लाख नाम, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, और इसीलिए विपक्षी दलों ने वोट थेफ्ट यानी वोट चोरी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये हाशिए पर मौजूद वर्गों, खासकर प्रवासी मजदूरों और गरीबों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास है। इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा कि ECI का उद्देश्य सामूहिक समावेश होना चाहिए, न कि सामूहिक बहिष्करण, en mass inclusion and not en mass exclusion। UPSC के लिए इसकी रेलेवेंस क्या है? चैलेंजेस टू फेडरलिज्म जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये एक केस स्टडी है कि कैसे ECI को एक सटीक मतदाता सूची बनाने और ये सुनिश्चित करने के बीच संतुलन साधना होता है कि कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रह जाए। अगली खबर साइंस एंड टेक से है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ रही है। हाँ, हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी है ध्रुवा स्पेस। वो अपना पहला फुली कमर्शियल मिशन, जिसका नाम है लीप वन 2025 की तीसरी तिमाही में लॉन्च करने जा रही है। और ये लॉन्च SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से होगा। ये मिशन क्या करेगा? पेलोड क्या है? ये मिशन 2 ऑस्ट्रेलियाई फर्मों अकुला टेक और एस्पो सैटेलाइट्स के पेलोड ले जाएगा। इसमें एक AI मॉड्यूल और एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम शामिल है। इसका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस? ये भारत के उभरते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर, माइलस्टोन है। ये दिखाता है कि आयन स्पेस जैसे नीतिगत सुधार सफल हो रहे हैं। ये भारत की क्षमता को भी दर्शाता है कि वो ग्लोबल मार्केट के लिए सैटेलाइट प्लेटफॉर्म जैसे ध्रुवा स्पेस का P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म बना सकता है और सप्लाई कर सकता है। साइंस एंड टेक से जुड़ी एक और पहल है ICMR शाइन। हाँ, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये पहल शुरू की है। शाइन का मतलब है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ये कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय आउटरीच अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छात्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान, हेल्थ रिसर्च में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और उनमें साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। ये देश के लिए फ्यूचर रिसर्चर्स की एक टैलेंट पाइपलाइन बनाने में मदद करेगा। ये पहल PM के वन डे एज अ साइंटिस्ट विजन के अनुरूप है और इसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर V रामलिंगा स्वामी की जयंती पर शुरू किया गया है। उत्तरकाशी जिले में देखने को मिला। वहां 5 अगस्त 2025 को धरली और हरसिल गांव में विनाशकारी बाढ़ आई थी। हाँ, सुना था। तो इसमें टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद की? ISRO के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई वेरी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करके बाढ़ से हुए नुकसान का बहुत तेजी से आकलन, रैपिड असेसमेंट किया। ये आकलन कैसे किया गया? उन्होंने बाढ़ से पहले जून 13, 2024 और बाढ़ के बाद
अगस्त 7, 2025 की सैटेलाइट इमेजेस की तुलना की। इससे नुकसान की सीमा का सटीक पता चला, जैसे धारा का चैनल कितना चौड़ा हो गया, नदी का मॉर्फोलॉजी कैसे बदल गया, लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबा कहाँ जमा हुआ, कितनी इमारतें नष्ट हुई। ये जानकारी तो राहत और बचाव कार्यों के लिए बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल, ये डेटा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए और कनेक्टिविटी बहाल करने की प्लानिंग के लिए अमूल्य साबित होता है। ये GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट और एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग आपदा प्रतिक्रिया, क्षति मूल्यांकन और भविष्य की मिटिगेशन प्लानिंग के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। सेक्टोरल स्नैपशॉट्स। हाँ, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे था, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक नई पहल शुरू की है, हार्ट ऑन व्हील्स। हार्ट ऑन व्हील्स, ये क्या है? ये एक तरह का मोबाइल रिटेल मार्केटप्लेस है। ये प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों, ऑथेंटिक हैंडलूम प्रोडक्ट्स को सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक ले जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली NCR से की गई है। इसका मकसद क्या है? मकसद है बुनकरों और उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करना। ये एक मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये वोकल फॉर लोकल एजेंडा को भी बढ़ावा देगा और सरकार की मौजूदा योजनाओं जैसे NHDP, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, और RMSS, रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम का पूरक बनेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी कुछ आंकड़े आए हैं। फाडा की रिपोर्ट। हाँ, फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने जुलाई 2025 के खुदरा बिक्री रिटेल सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। क्या आंकड़े हैं? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी रही? पिछले साल जुलाई की तुलना में टू व्हीलर्स, दो पहिया वाहन -6.48% गिरावट, पैसेंजर व्हीकल्स यात्री वाहन -0.81% मामूली गिरावट, कमर्शियल व्हीकल्स वाणिज्यिक वाहन +0.23% लगभग स्थिर, थ्री व्हीलर्स तिपहिया वाहन +0.83% मामूली बढ़त, ट्रैक्टर +10.96% अच्छी बढ़त, टोटल सेल्स कुल बिक्री -4.31% गिरावट। इसमें ट्रैक्टर्स की बिक्री में अच्छी बढ़त है, लेकिन टू व्हीलर्स और कुल बिक्री में गिरावट है। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये अर्थव्यवस्था में एक डाइकोटमी, एक द्वंद्व दिखाता है। ट्रैक्टर की बिक्री में 0.96% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में सकारात्मक भावना दर्शाती है, शायद अच्छे मानसून और सरकारी सब्सिडी के कारण। लेकिन दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.48% की गिरावट ग्रामीण मांग में कमी या लोगों द्वारा खरीदारी टालने का संकेत हो सकती है। यात्री वाहनों की बिक्री में मामूली गिरावट शहरी क्षेत्रों में भी सतर्क उपभोक्ता भावना, कॉशियस कंज्यूमर सेंटिमेंट की ओर इशारा करती है। कुल मिलाकर जुलाई में ऑटो सेक्टर थोड़ा सुस्त रहा। आखिर में इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी कुछ खबरें, ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स। पहली खबर साउथ कॉकस क्षेत्र से है। आर्मेनिया और अजरबैजान के नेता आज 8 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिका की मध्यस्थता से एक फ्रेमवर्क पीस अग्रीमेंट यानी शांति समझौते के ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये तो अच्छी खबर है। इसमें कुछ खास बात? हाँ, इसमें एक अनयूजुअल कॉम्पोनेंट है। अमेरिका ने आर्मेनिया के माध्यम से एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया है और इसका नाम रखा गया है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ट्रिप। ये दिलचस्प है। इसका क्या महत्व है? ये साउथ कॉकेसस में अमेरिका की एक बड़ी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पारंपरिक रूप से रूस का प्रभाव रहा है। इस समझौते में मिन्स्क ग्रुप, जिसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका से अध्यक्ष थे, को भंग करने का अनुरोध भी शामिल है। ये भू राजनीति को बदल सकता है। दूसरी खबर मिडिल ईस्ट से है, इजरायल और गाजा को लेकर। हाँ, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उनकी सरकार का इरादा गाजा स्ट्रिप पर फुल कंट्रोल यानी पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का है, ताकि हमास को खत्म किया जा सके। इस योजना में और क्या शामिल है? योजना में एक सिक्योरिटी पेरीमीटर स्थापित करना और अंततः क्षेत्र का प्रशासन फ्रेंडली अरब फोर्सेस यानी मित्र अरब सेनाओं को सौंपना शामिल है। इस योजना पर क्या प्रतिक्रिया है? इसका क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विरोध हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रमुख अरब देशों ने इजरायली सुरक्षा निगरानी में गाजा पर शासन करने के विचार को खारिज कर दिया है। इजरायल के भीतर भी बंधकों के परिवारों द्वारा इसका विरोध हो रहा है। ये स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रीलिम्स फैक्ट फाइंडर। चलिए अब जल्दी से कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, एकदम क्विक फायर स्टाइल में। जरूर। पहला, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। ICMR शाइन। स्कूली छात्रों 9 से 12 के लिए ICMR का राष्ट्रीय आउटरीच प्रोग्राम
हेल्थ रिसर्च में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। हार्ट ऑन व्हील्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की पहल, मोबाइल हैंडलूम मार्केटप्लेस, दिल्ली एनसीआर से शुरुआत। कोस्टल शिपिंग बिल 2025 के मुख्य बिंदु। 1925 एक्ट को रिपील करता है। इंडियन फ्लैग्ड शिप्स के लिए जनरल लाइसेंस नहीं, शर्तों के साथ फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स को अनुमति। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान अनिवार्य, हेग विस्पी रूल्स के अनुरूप। पहल स्कीम, पहल स्कीम का फुल फॉर्म प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, एलपीजी सब्सिडी से संबंधित, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाल में फर्जी कनेक्शन हटाने के कारण चर्चा में। ठीक है। अब पर्सन्स इन न्यूज, चर्चित व्यक्ति प्रोफेसर वी रामालिंगा स्वामी, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, स्वास्थ्य प्रशासक। आईसीएमआर शाइन पहल उनकी जयंती पर शुरू हुई। अन्नू नानी, भारतीय एथलीट, जेवलिन थ्रोअर, हाल ही में पोलैंड में स्वर्ण पदक जीता। अजीत डोवल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, हाल ही में मॉस्को यात्रा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि के कारण चर्चा में। अब टेक्नोलॉजी एंड मिशंस, लीप 1 मिशन, निजी कंपनी ध्रुवा स्पेस का पहला फुल्ली कमर्शियल मिशन ऑस्ट्रेलिया के पेलोड ले जाएगा, स्पेसएक्स से लॉन्च होगा। P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, ध्रुवा स्पेस द्वारा विकसित छोटा सैटेलाइट प्लेटफॉर्म लीप 1 मिशन में इस्तेमाल होगा। कार्टोसैट 2S, आईएसआरओ का हाई रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाल ही में उत्तराखंड बाढ़ में क्षति आकलन के लिए इस्तेमाल हुआ। और आखिर में इंटरनेशनल टर्म्स, ट्रिप, ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित आर्मेनिया अज़रबैजान शांति समझौते का हिस्सा, एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट कॉरिडोर। हेग विस्पी रूल्स, समुद्री माल ढुलाई में वाहक की देनदारियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम, नए कोस्टल शिपिंग बिल 2025 से संबंधित। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस अभ्यास प्रश्न। अब आज की चर्चा पर आधारित मेंस के लिए 2 अभ्यास प्रश्न, इन्हें सोचने और लिखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से, सुप्रीम कोर्ट बेंच और हाई कोर्ट जजों के बीच हालिया गतिरोध न्यायिक जवाबदेही और संस्थागत स्वायत्तता के बीच अंतर्निहित तनाव को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट की पर्यवेक्षी भूमिका और मास्टर ऑफ द रोस्टर सिद्धांत के संबंध में इस घटना द्वारा उठाए गए संवैधानिक प्रश्नों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। और दूसरा प्रश्न जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत पर उसके रूसी तेल आयात का हवाला देते हुए भारी टैरिफ लगाना यूक्रेन संघर्ष पर सैद्धांतिक रुख के बजाय व्यापारिक दबाव का एक उपकरण अधिक है। इस कथन के आलोक में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, क्वाड के भविष्य और उसके आर्थिक हितों के लिए इस विकास के निहितार्थों पर चर्चा करें। इन प्रश्नों पर विचार जरूर कीजिएगा। उत्तर लिखने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। डेली करंट अफेयर्स क्विज, दैनिक करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखें आज की चर्चा कितनी याद रही। मैं प्रश्न और विकल्प पढ़ूंगा, आप जवाब सोचिएगा। ठीक है। प्रश्न 1, आईसीएमआर शाइन पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच। बी, स्कूली छात्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान में करियर के लिए प्रेरित करना। सी, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना। डी, नई दवाओं की क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाना। ये स्कूली छात्रों से जुड़ा था, तो शायद बी। बिल्कुल सही उत्तर है बी, स्कूली छात्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान में करियर के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, तटीय नौवहन विधेयक 2025 कोस्टल शिपिंग बिल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट को निरस्त करता है। बी, यह विदेशी ध्वज वाले जहाजों को तटीय व्यापार से पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। सी, यह भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है। डी, यह केवल यात्री जहाजों पर लागू होता है, मालवाहक जहाजों पर नहीं। इसमें लाइसेंस वाली बात थी। हाँ, भारतीय जहाजों के लिए लाइसेंस खत्म किया गया था, तो सी सही लगता है। एकदम सही उत्तर है सी। तीसरा सवाल। प्रश्न 3, LEAP-1 मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? ए, ये आइसोरो का पहला मंगल मिशन है। बी, ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। सी, ये एक भारतीय निजी फर्म ध्रुवा स्पेस का पहला पूर्ण वाणिज्यिक मिशन है। डी, ये भारत और रूस का संयुक्त चंद्र मिशन है। ये प्राइवेट सेक्टर वाला था, ध्रुवा स्पेस।
तो सी होना चाहिए। ब्रिलियंट। उत्तर सी है। चौथा, प्रश्न 4। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का प्राथमिक आधिकारिक कारण क्या बताया है? ए, भारत द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाना। बी, भारत का बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करना। सी, भारत द्वारा रूसी संघ के तेल का आयात करना। डी, भारत का पेरिस जलवायु समझौते का पालन न करना। ऑफिशियली तो उन्होंने रूसी तेल का जिक्र किया था, भले ही असली वजह कुछ और हो। तो सी। बिल्कुल, आधिकारिक कारण सी बताया गया है। आखिरी सवाल। प्रश्न 5। आईएसआरओ ने हाल ही में उत्तराखंड बाढ़ क्षति के त्वरित मूल्यांकन यानी रैपिड असेसमेंट के लिए किस उपग्रह की छवियों का उपयोग किया? ए, चंद्रयान-3, बी, मंगलयान, सी, कार्टोसैट 2S, डी, इनसैट 3D। ये था कार्टोसैट। हाँ, कार्टोसैट 2S। उत्तर सी। बहुत बढ़िया, सभी जवाब सही। लगता है ध्यान से सुना गया। क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। चलिए अब कुछ क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स देख लेते हैं। मैं टॉपिक बोलूंगी, आप मुख्य बिंदु बताइए। ठीक है। पहला फ्लैश कार्ड, कोस्टल शिपिंग बिल 2025। की फीचर्स। 1. 1925 Act repealed. 2. No general license for Indian ships. 3. Foreign ships allowed with license. 4. National Strategic Plan mandatory. 5. Aligned with Hague-Visby rules. बिल्कुल सही। दूसरा फ्लैश कार्ड, ICMR शाइन इनिशिएटिव। पर्पस। ICMR's National Outreach for School Students 9 to 12. Inspire careers in health research. Aligned with PM's One Day as a Scientist vision. सिग्निफिकेंस। First fully commercial mission by private firm Dhruva Space carries foreign payloads, Australia, on Indian-made satellite platform P-30, launched by SpaceX. ग्रेट। चौथा फ्लैश कार्ड, हाथ ऑन व्हील्स। व्हाट इज इट? Ministry of Textiles Initiative, Mobile Handloom Marketplace, takes authentic products directly to urban consumers, starting with Delhi NCR. परफेक्ट। और आखिरी फ्लैश कार्ड, कार्टोसैट 2S, एप्लीकेशन इन न्यूज। ISRO's high-resolution satellite, used for rapid damage assessment of Uttarkashi floods by comparing pre- and post-event imagery. आउट्रो, निष्कर्ष। तो ये थी 8 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हमारी विस्तृत चर्चा। आज हमने कई अहम मुद्दों को छुआ। हाँ, हमने देखा कि कैसे जुडिशरी के भीतर अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी के बीच संतुलन साधना एक चुनौती है। कैसे इंटरनेशनल प्रेशर के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कोस्टल शिपिंग बिल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। हमने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवाद, स्पेस और डिजास्टर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी की भूमिका और अर्थव्यवस्था के मिले-जुले संकेतों पर भी बात की। ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और यूपीएससी की तैयारी के लिए इनकी गहरी समझ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाने का एक जरिया है। इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को पूरी तरह समझने के लिए शायद इस चर्चा को दोबारा सुनना फायदेमंद हो। रिमेंबर, रेपिटेशन एड्स रिटेंशन। और ये समझ न केवल आपको परीक्षा में मदद करेगी, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन के रूप में दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी बदलेगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी हो, तो कृपया YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट्स में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखें, हमें उनका इंतजार रहेगा। एक्सक्लूसिव कंटेंट और हमसे सीधे जुड़ने के लिए आप चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे काम को सराहते हैं और इस चैनल को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करने पर विचार करें। आपका छोटा सा योगदान भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। आज हमने देखा कि कैसे वैश्विक दबाव और घरेलू चुनौतियां भारत की नीतियों को आकार दे रही हैं। भविष्य में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को किन नए संतुलनों, इस सवाल पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।